अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं उतार मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट बैक एट नेटो। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हम सब लोग वेट कर रहे थे इसका कि चाइना ने तो नेटो का जवाब प्रॉपरली दे दिया है, भारत भी क्या जवाब देगा। इंडिया ने फाइनली हिट बैक किया है। यहां पे आप देख पाओगे कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। नेटो को डायरेक्टली बोला है कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, हम आपको कॉशन कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा नेटो ने भारत को वार्न किया था कि 50 दिन के अंदर अंदर अगर रशिया से सीज फायर ना करवाया, पुतिन को फोन ना किया, यूक्रेन जो रशिया वॉर है खत्म ना हुई, तो उसके बाद हम सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हिट इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहां पर कह दिया है हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहां पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज, और ये सब होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। इंडिया के एक्चुअली रिलेशंस नेटो के साथ काफी अच्छे हैं। ज्यादातर नेटो कंट्रीज इंडिया की तरफ काफी फ्रेंडली हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो आप कह लीजिए मित्र है यूएसए में, उनकी पॉलिसी ऐसी है जहां पर वो 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं भारत पे। कि नेटो के जो चीफ है मार्क रट, इन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को पैरट करते हुए भारत को चेतावनी दे दी। इनकी वीडियो सामने आई थी, इंडिया में कई लोग वो वीडियो देखकर गुस्सा हुए थे एंड सडनली अब हम देख रहे हैं इंडिया पहली बार ओपनली एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है नेटो को। मेरा काम है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी मार्केट्स को मॉनिटर करना, मेक श्योर वी हैव एन सप्लाईज। चिंता मुझे लगता है मेरे चेहरे से कि जिस तरीके से हम पार्टिसिपेट, मुझे चिंता लग रही है। सुबह से मैं आपके साथ हूं यार। मैंने बोला माय माइंड इज नॉट वायर्ड टू फॉर दैट काइंड ऑफ चिंता। तो पहले तो देखिए तेल के इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली कहा कि देयर इज नो वरी, किसी भी टाइप की चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज के समय इतने सारे ऑयल सप्लायर्स हैं मार्केट में कि ऑयल नीड्स पूरी होती रहेंगी। फिर साथ ही साथ भारत ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स काम नहीं करेंगे, ये जो दोगलापन चल रहा है ये काम नहीं करेगा। और वो दोगलापन इस इशू को लेकर है कि आप अगर 2024 की भी रिपोर्ट्स पढ़ो ना, तो यूरोप ने जितना पैसा दिया है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, उससे ज्यादा इन लोगों ने पैसा खर्चा है रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करने के लिए। और सिंस यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान रखता है, भारत को भी पूरा हक है कि हम लोग अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान सबसे ऊपर रखें। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की। Reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. बढ़िया आंसर दिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, यूरोप ने 2024 में भी बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया रशिया से, तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जरा आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, ये 4 महीने पहले छपा था और साफ साफ इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए। यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर ऑन रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस देन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। अब आप खुद बताइए, जितना पैसा ये यूक्रेन को देते हैं लड़ने के लिए, उससे ज्यादा पकड़ा रहे हैं रशिया को। तो रशिया को फाइनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? और ये रिपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है। आप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वेबसाइट पे जाओगे, सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट पे साफ साफ ये बात लिखी है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने 22 बिलियन यूरो का ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया था इन द 3rd ईयर ऑफ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं, इनसे पहले साल नहीं रोका गया, सेकेंड ईयर भी ये ऑयल नेचुरल गैस की परचेज नहीं रोक पाए, अब ये तीसरा साल हो गया है, उसमें भी ये बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे द अमाउंट इज 1/6 ग्रेटर देन द 18.7 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन एलोकेटेड टू यूक्रेन इन द फाइनेंशियल एड ऑफ 2024।
और मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया है ये वेस्टर्न मीडिया का ही है। ये बात प्रॉपरली सबको पता है कि आज भी यूरोप रशिया से ऑयल नेचुरल गैस डायरेक्टली बाय कर रहा है। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील बाकियों को टारगेट करना 500% टैरिफ से इट डजंट मेक एनी सेंस। ये लिटरली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है खुद के लिए कि हमने जो किया वो माफ है, जो तुम लोग कर रहे हो वो माफ नहीं है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। और अब मैं देख रहा हूं सिंस लगातार ये टैरिफ की धमकी बढ़ती जा रही है। और अगेन मैं यहां पे कहूंगा ये कोई छोटे टैरिफ नहीं है, 500% टैरिफ्स आर ह्यूमंगस। इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खुलकर बोला है कि रशिया इंडिया चाइना कॉपरेशन, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल ट्रोइका को वापस खड़ा होना होगा। इसकी कॉपरेशन से ना सिर्फ तीनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है, रीजनल ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस ये सब भी इंश्योर होती है। चाइना स्टैंड्स रेडी टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद रशिया एंड इंडिया ऑन एडवांसिंग द ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। अब यहां पे आप सोचकर देखिए, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना खुलकर, ये 5 साल बाद हो रहा है बाइडेन के टेन्योर में, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया रशिया चाइना का जो ट्राइका था इट वाज डेड, क्योंकि गलवान हो गया था। उसके बाद से कोई बातचीत यहाँ पे हुई नहीं। अब 5 साल बाद हम रिवाइवल देख रहे हैं इस ग्रुप का। और आज के समय इंडियन मीडिया चेक कर लीजिए, हर जगह आपको रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका की बात आपको मिलेगी। लगातार इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में इंडिया रशिया चाइना ट्रोइका को रिवाइव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल हम इंटरेस्टेड हैं RIC ट्राइलैटरल डायलॉग को रिवाइव करने में। यहां पे आप देख पाओगे, क्योंकि अगेन देखिए नेटो चीफ जब डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं इंडिया रशिया चाइना को, रशिया को सिंस ये चाहते हैं कि रशिया से कोई ऑयल परचेस करे ना, इंडिया चाइना बीइंग द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये तीनों कंट्रीज इकट्ठे आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये 50 दिन वाली बात पर वेस्टर्न कंट्रीज अड़े रहे कि 50 दिन के अंदर अंदर सीज फायर होगा या ऐसे होगा वगैरह, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। ये रियलिटी से बहुत ही दूर जा रहे हैं। और मुझे डर ये है कि इस सब के बीच में ना कुछ एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। एक महीने ये कुछ कहते हैं, अगले महीने कुछ और कहते हैं। इस बीच अगर मान लीजिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स और जो इनका विदेश मंत्रालय उनको लगा कि ट्रंप के एक्सपेरिमेंट्स फेल कर रहे हैं, जो भी ये करना चाहते हैं बैकफायर कर रहा है, जो यूएसए ने कई सालों से कोशिश करी थी इंडिया रशिया चाइना को आपस में दूर करने की, ये तो इकट्ठा अपना ग्रुप बना रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को या तो बोला जाए कि जो हमारी ऑलरेडी चलती हुई फॉरेन पॉलिसी थी उसको आप फॉलो करिए, या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि आप कई दशकों का नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ पर यूएसए को। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। भारत की रणनीति साफ दिख रही है। आप देखोगे भारत में आर्टिकल्स भी ऐसे ही पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया ने नेटो के चीफ को क्वेश्चन किया है, इनको वार्निंग दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम मत करिए। और साथ ही साथ सिग्नल कर दिया है नेटो और यूएस दोनों को कि RIC टॉक्स रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो 5 साल तक मामला ठंडा पड़ा हुआ था, सडनली RIC आपके सामने होगा। अगर ब्रिक्स को देखकर तकलीफ होती है ना, तो सिंपली एक मंच पर इंडिया रशिया चाइना के लीडर्स को देखकर तीनों हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूएसए को सडनली फील होगा कि जो भी तरक्की करी थी फॉरेन पॉलिसी में, सारा एक यू टर्न हो रहा है यहाँ पे ऑल टुगेदर। सो बट यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डू यू जेन्युइनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ RIC? क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में RIC को रिवाइव करना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इससे चाइना को एक बहाना मिल जाएगा, चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इसी बीच हम RIC में बातचीत शुरू कर देंगे, तो इससे इंडिया का जो स्टांस है अगेंस्ट चाइना इंटरनेशनली ये वीक होता है। तो यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। RIC टॉक्स जो रिवाइव मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है, क्योंकि पुतिन भी इस साल इंडिया में आएंगे, क्या आप इसके समर्थन में हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, किसी भी ग्रुप में जहां पर चाइना है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी, RIC ग्रुप को रिवाइव करना अच्छा आइडिया नहीं है? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए एक MCQ है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक देश है जिसने वॉर प्रिपरेशन में
द्रौर-1 नाम की सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। आने वाले समय में जो एक बड़ी वॉर होने वाली है, इसमें द्रौर-1 सैटेलाइट का क्रिटिकल रोल होने वाला है। इसको कहा जा रहा है स्मार्टफोन इन स्पेस। अत्याधुनिक सैटेलाइट है एंड इट इज इनक्रेडिबल। बताइए किस देश ने द्रौर-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इजराइल, फ्रांस या भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिए। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई ये तो हिपोक्रेसी, तो भाई साहब ये बड़े अरसा पहले से है। ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा, मैं कहता हूँ जब से ये दुनिया का निजाम चला है ना, अब भी चल रहा है। ताकत का जो है इस्तेमाल गलत होता रहा है। वो एक कहावत भाई है, गलत कहावत, लेकिन भाई फिट बड़ी बैठती है। वो कहते हैं कि भाई अपनी टट्टी की जो है ना स्मेल नहीं आती। वो सही बात है भाई, आप जो मर्जी करते रहो ना भाई साहब, वो सही है, वो सही है। अगर कोई दूसरा करे तो वो भाई गलत हो जाए। वो भाई शुरू से लेके ये लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, जिसकी लाइफ थी उसकी पे। हाँ, बिल्कुल, माने या ना माने है हकीकत। ये देखो कि यूक्रेन जंग लड़ा रशिया के खिलाफ, उसको सारा ये फंड वगैरह यूक्रेन नहीं लड़ा, उसको लड़वाया गया है। नेटो में शामिल यूरोप और अमेरिका की तरफ से उसको लड़वाया गया है। वो की तो इतनी पैसा दिया, फंड दिया, जो भी दिया उसको। साथ ही यूरोप जो अपना उसके साथ $22 बिलियन का दूसरा रशिया के साथ ऑयल एंड गैस के वो प्रोजेक्ट भी कर, अब वो खुद कर ले। वो तो ये दोरी फ्री से ना हुई, दोरी है तो लड़वा के इधर उसके साथ अपने तजारत भी कर रहे हैं। और चलो यहाँ पर इंडिया की वैल्यू का भी पता चल रहा है ना भाई। ये तो ऐसा ही ये है, बात भी तो देखो, ये तो ऐसा है जैसे इंडिया की वैल्यू का भी विश्व गुरु बने हैं ना। अमेरिका ने खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिए, इजराइल ने बना लिए, अब ईरान को मार रहे हैं। क्यों? ये जी न्यूक्लियर बना रहा है, ये बनने नहीं देंगे। ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। नहीं, उनको अपनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो तो इंसान नहीं है। सिर्फ यही इंसान है, इन लोगों को जीने का सिर्फ इंडिया, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस, यूरोप, उनको सिक्योरिटी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, और जहाँ पर गधा की बात हो जाए, वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। वैसे कोई गीता जलाए, कुरान जलाए, जो मर्जी करे, किसी को गालियां दे माँ बहन की, कुछ भी, वो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
अगर कोई जेनोसाइड पे अगर गाजा के मासूम लोगों के उनके मुताल्लिक ऊपर कोई बात करे। कर दे तो वो भाई साहब उनको अरेस्ट कर लिया, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू नहीं होती। हाँ जी, मैं आपको जब ये वीडियो शुरू की थी मैंने एक चीज देखी है अपना, जब से ना मैंने मुशर्रफ का दौर, ये जरदारी का, नवाज शरीफ का 13 वाला सारा देखा हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसने अपना ये लॉन्ग टर्म रहना उसको जालिम बनना पड़ेगा, वगरना वो हुकूमत क्या वो किसी पे भी अपनी गिरफ्त नहीं कर सकती। सिंपल सी बात। सभी लीडर देख ले। इजराइल, पाकिस्तान में भी मैं सब कुछ शामिल कर रहा सारी हूँ। कंपनी। आपको अगर किसी पे गिरफ्त रखनी है, किसी को काबू रखना, आपको जालिम भी बनना पड़ेगा और आपको अंदर से अपनी इंसानियत भी खत्म करनी पड़ेगी। तो वो कर रहे हैं। वो है खत्म हो मैं चुकी है। अक्सर कहता हूँ- उसकी मिसाल ये 70-80 हजार जो गजा में शहीद हुए आपके सामने जिंदा अक्सर कहता मिसाल हूँ है। भाई साहब, जहाँ पे जाती मफाद आ जाते हैं ना वहाँ पर इंसानियत दम तोड़ देती है। तो भाई ये हिपोक्रेसी वेस्टर्न की शुरुआत तो ये है कि खुद करें तो ठीक, अगला करे तो गलत। अगर कहेंगे भाई आज डेवलप कंट्री बन गए, जितनी तबाही उतारी है ना भाई साहब क्लाइमेट चेंज होने में इन वेस्टर्न वालों ने, अगर देखा असल जाए में तो जिम्मेदार ये हैं, ये क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार ये लोग ये हैं। सारी तबाही उतारी है। अब अगर इधर से इंडिया, पाकिस्तान या एशिया में कोई अगर कोई काम करता है वही चीज जो गोरों ने इन वेस्टर्न वालों ने ऑलरेडी की है, अगर इधर अब करता है तो वो कहते हैं भाई साहब ये जी क्लाइमेट चेंज में इनकी वजह से हो रहा है, ये जी पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये खराबी कर रहे हैं, ओजोन जो है उसका लॉस हो रहा है। लॉस बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो खुद करें तो ठीक है, अगला करे तो वो गलत है। बाकी भाई नेटो या यूरोप जहाँ पर उनको अपने मफाद दिखते हैं, अमेरिका है, अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, जहाँ पर दिखता है भाई साहब उनको कि भाई डेमोक्रेसी उनके हक में चल रही है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक है। जहाँ पर डिक्टेटरशिप उनको अच्छा लगता है कि भाई वहाँ पे वो उनके हक में, वहाँ पे डिक्टेटरशिप सही है। जहाँ पर जो है वो जो बादशाह वाला राज होता है, जिस तरह खलीफा वाला, सीधी बात है तारक, जहाँ उनको जिस तरह का कानून चाहिए ना वो अपनी मर्जी का बना लेते, वो ठीक होता है। ठीक है, नहीं उन्होंने हकीकत मानना है। जिस मुल्क में उसे जिस तरह का गुलाम सोच वाले चाहिए जो उनके लिए काम करे, वही बंदे वो आगे ले आता है। तो गुलाम ही बनाया हुआ है और क्या है, बस वही है। आज भी तो गुलामों की जैसी जिंदगी है। बाकी भाई इंडिया ने जवाब तगड़ा दिया है और हक भी ऐसे ही बनता है। जब होता है ना बंदा किसी को सबूत के साथ पकड़े तो फिर मजा भी आता है। नहीं तो लेकिन आपकी जो है ना पोजीशन वो बड़ी मायने रखती है कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। इंडिया भाई साहब तगड़ी पोजीशन पे खड़ा है। तारक, अगर वो जो कह रहे हैं इंडिया अमेरिका की तरफ से अगर खरीदेंगे तेल या कुछ पाबंदी लग जाएगी, क्या बाकी पाबंदी लगेगी अगर इस तरह हुआ? ये धमकी तो है यार पता कि ये खाली धमकी के पाबंदी नहीं ले लगेगी। दे के मामला जो है ऐसा ना करने वो जो रफा बीच का दफा हो रास्ता जाएगा। हमेशा निकाल लेता है। जी। अच्छा, इसमें भी वो बीच का रास्ता निकाल निकालेगा। रहे हैं। कुछ चीजें दी जाएंगी उसके बदले में, ये मायना जारी कुछ रहेगा। मानी जाएगी, कुछ इनकी मानी जाएगी, कुछ उनकी मानी जाएगी। इंडिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर चाइना को काउंटर करना है तो भाई साहब इंडिया की हर हाल में जरूरत है, अमेरिका को, वेस्टर्न को। और क्योंकि भाई एक इंडिया तगड़ा कंट्री भी है, उभरती हुई इकानमी भी है, बड़ी पॉपुलेशन भी, इधर वो अपना भाई ट्रेड भी करते हैं, सारी चीजें जो है वो तारे भाई बात ये अपनी है गाड़ियां कि किधर सेल आप- कर रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं। चाहे अमेरिका है ना, चाहे अमेरिका यार है, इधर हो रहे हैं सेल उनके। अमेरिका है, चाइना है, चाहे इसराइल है, अकेले कोई सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसको भाई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो अपने तो आप करते ही को हैं। साथ लेकर चलना के लिए। अगर ज्यादा सख्ती करेंगे तो भाई साहब मुंह की खानी पड़ जाएगी। और और हाँ, धमकियां दी इसीलिए जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपना कोई ना कोई काम निकलवाना वो होता है। तो यही तो बात उसकी होगी। शुरुआत में ये धमकियां एक दी और जाती भी हैं। चीज होती है, मिसाल कुछ ऐसी है, होती है ना कुछ लव स्टोरी मूवी हो तो कोई अपने ना बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए लड़की क्या करती है जी, वो जी दूसरे लड़के को छेड़ना शुरू कर देती है ताकि वो जले। ताकि वो जले, उसको पता लगे कि भाई मेरी कदर जो है ना उसको तभी महसूस हो। तो सेम चीज है भाई साहब, अगर इंडिया जो रुख है वो थोड़ा सा मरोड़े ना चाइना की तरफ, चाइना, रशिया, इंडिया, अगर जिस तरह ये एक इनका ग्रुप बना हुआ है, अगर ये ग्रुप को दोबारा से चालू करते हैं, क्योंकि भाई एस जयशंकर हाल ही में गए हुए थे चाइना में, उनकी अच्छी खासी मीटिंग हुई, कई मामला जो है वो तय हुए। तो अगर वो भाई साहब चाइना और इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर वो बेहतर हो सकता है, अमेरिका की मुंह तोड़ के जवाब दे सकते वेस्टर्न को। जब तक भाई साहब ये जो पावर है ना एक तरफ है ना झुकाओ, तब तक जब तक ये एक तरफ है तो भाई साहब वो हमेशा पावरफुल रहेंगे।
पावर का रुख जो है ना दूसरी तरफ आना चाहिए। दूसरे भेड़ बकरियां रहेंगी। अगर भाई लेकिन एक भाई मुद्दा ये भी है कि चाइना भी बदमाशी करता है, आए दिन वो भी इंडिया के कई स्टेटों के स्टेट के या शहरों के नाम जो है वो चेंज कर देता है। असल में इंडिया भी तो तो वो ताकत खराब रखता करता है, है। अकेला चाइना तो कौन वो नहीं ना। इंडिया तो नहीं करता भाई साहब, इंडिया भी अपनी इस तरह की पॉलिसी है, उनकी भी दोनों की चलती आ रही है। बाकी ताइवान पे होती है ये मुद्दा है भाई साहब। इंडिया जो है वो वेस्टर्न जो है, चाइना चाहता है कि मैं ताइवान पे कब्जा कर लूं, वो इतना आसान नहीं है। ये भी चल रहा है सीन साथ में। तिब्बत भी है, ताइवान भी, काफी इनकी तो सर्दी डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है भाई, अभी भी है। वो कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी कब्जा करे। नहीं तारा कितना जल्दी नहीं लगता। और भाई लगी इतनी पावर चाइना की है, अगर वो चाहते तो चुपके से कर भी सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे। देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी तो हाँ जी। है ना तो सारी भाई चीजें। साहब, आसान यूक्रेन नहीं। छोटा था दांत खट्टे हो गए। यार यूक्रेन को तो लड़वाया गया ना, मजबूर करके लड़वाया गया है। वो अमेरिका ने लड़वाया रशिया के साथ। तो ये नहीं लड़ेंगे जिनकी जमीन अब कब्जा मुद्दा है। ये नहीं लड़ाए, नहीं लड़े। अच्छा यूरोप का सिर्फ उधर सिर्फ वो छोटा सा कंट्री दिख रहा है, उसके आसपास जापान में, ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब जो सारे अमेरिका के हैं मिलिट्री बेसिस है, बिल्कुल है। तो तो वो फिर- भी अटैक करेंगे चाइना के ऊपर। आज इधर तो नहीं अटैक उन्होंने किया, फिर चाइना अभी उसने कौन सी ट्राई कौन सी की जंग है? हो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्राई करेगा ही नहीं वो चाइना। वो भी धमकी दे रहा है, कब से दे रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। नहीं करेगा वो इस तरह। भाई मेरा ना एक सजेशन है, ये अगर इंडियन सरकार जो है ना, अगर चाइना के साथ रिलेशन जो है ना, एक दफा चाइना पे भरोसा वैसे ऑलरेडी भरोसा तोड़ा है चाइना, पहले भी भरोसा किया था तोड़ा चाइना है, पे। लेकिन भाई अमेरिका भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है। यार वो तो खुल के सबके सामने अमेरिका किसी का सगा है ही नहीं। वो हाँ, लेकिन चाइना हो अगर सकता है शायद अब तो चाइना ना भरोसा तो चाइना नहीं के किया था। साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, खुद को सेफ रख के भी किया जा सकती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इधर ताल्लुकात बेहतर कर ले। अमेरिका जो है ना वो भाई साहब आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा। ये भी है कि भाई अगर आपको वो बिजनेस दे, टैरिफ की छूट दे, तो इंडिया जो है ना वो बड़ी इकॉनमी वाला ना कंट्री सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हेल्प से बन सकता है, वरना भाई साहब जो है वो तू उस भी लेवल कभी पे कहता जाना नहीं। चाइना के साथ तिजारत करें, कभी कहता हम अमेरिका के बगैर आप बन नहीं सकते। किधर हो जाए इंडिया वाले पे। दोनों तरफ ही, क्योंकि दोनों गाड़ी दुनिया रखनी की सबसे पड़ेगी। बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका ही है। तो लेकिन फिर अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ भी नहीं जा सकता। फिर वही बात आ गई, तू कहता है इंडिया हमेशा बीच का रास्ता भाई है। कंप्रोमाइज मूड में रहता है भाई। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चाइना से रिलेशन बेहतर करना चाहिए इंडिया को, ऐसे ही। क्योंकि भाई एक जो चाइना इंडिया का अमेरिका की तरफ जाने का मकसद भी यही है कि चाइना से सेफ हो जाए, ऐसे ही। ताकि अमेरिका की सपोर्ट रहेगी, उधर से प्यार मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये भी चीज है। चले जी सही, अभी अपनी रात रुकते हैं कमेंट सेक्शन में। हिपोक्रेसी भाई साहब वेस्टर्न की है और हमेशा से रहेगी, और इनका भाई साहब मुंह तोड़ के जवाब देना भी पड़ेगा। जिस तरह अच्छा। इंडिया ने दिया है वो अच्छा किया है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।